हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर सेंट्रल एग्जाम की जो टीचिंग की वैकेंसी आती है उसके लिए मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपकी तैयारी करने वाला हूँ सेंट्रल एग्जाम लाइक केवीएस, एनवीएस, DSSB और EMRS के TGT साइंस एग्जाम के। फ्रेंड्स, पैटर्न हमारा बिल्कुल वही रहेगा जैसे मैं पिछले दिनों में आपके तैयारी करा रहा हूँ कि नोट्स आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आपके लिए आऊँगा और इसके साथ आपकी पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। फ्रेंड्स, मैं शुरू करने वाला हूँ आज चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि पदार्थ, उसकी प्रकृति और उसका व्यवहार। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैंने किस बेस पे डिवाइड करा एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फ्रेंड देखो, ये जो सिलेबस मैंने रखा है ये TGT साइंस का सिलेबस रखा है अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑफ KVS, क्योंकि KVS का जो सिलेबस है ऑफिशियली वही सब एग्जाम में, सेंट्रल के एग्जाम में सेम रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहली जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर का, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लाइक शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, इनके थ्रू कैसे स्टेट चेंज होती है ये देखेंगे। ये हमारा सारा का सारा चैप्टर नंबर 1 में आएगा। मैं आपको बता दूं ये किस में आएगा, चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या आएगा, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर ये सारा चैप्टर नंबर 2 में आएगा, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, कोलाइड एंड सस्पेंशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये सब पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स का बेसिक फंडा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आएंगे, जिसमें सारे के सारे जो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलो-सेक लॉ एंड जो हमारा एवोगैड्रो लॉ होता है वो सब हम इसमें देखेंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, कुछ केमिकल फॉर्मूला बनाने देखेंगे, कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, और कुछ कॉमन कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला याद भी करेंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, इस कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इसके साथ साथ और बता दूं, इसी में मैं आपको मॉल कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं मॉल कंसेप्ट भी आपको इसी में क्लियर कराऊंगा, ये बात है। अब फ्रेंड्स, ये देखो ये 3 चैप्टर है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी की पूरी यूनिट 1 है। तो फ्रेंड्स, यूनिट 1 में 3 चैप्टर मैंने डिवाइड कर दिए, क्योंकि इन तीनों का लगभग लगभग जो पैटर्न है, अंदर का मटेरियल है, वो सारा का सारा लगभग सेम है। ओके, तो फ्रेंड ये 3 चैप्टर में डिवाइड है। तो चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चलो फ्रेंड, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, आप क्लास 5 से पढ़ते आ रहे होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब देखो, जब हम साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और खास करके बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, तो फ्रेंड इन चीजों से काम नहीं चलेगा। हमें ना उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई एक सबस्टेंस के अंदर उसके पार्टिकल का नेचर कैसा है। देखो, एक ही चीज के ऊपर मैं सारा का सारा आपको डिफाइन कर दूंगा कि इस सबस्टेंस के अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं उनका नेचर कैसा है। बस अगर हमें वो पता है तो समझ लीजिए आपको काफी सारी प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हो जाएंगी, और समझने में भी इजी रहेगा, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा है। अब समझिए, हमें पता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। अब इस क्लोजली पैक के कारण मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लो। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लो, हाँ या ना, ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब हमें एक और चीज पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। F इज इक्वल क्या होता है, F इज इक्वल होता है G, एक कांस्टेंट मान लो, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर डिस्टेंस कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब कि फोर्स ज्यादा होगा अगर डिस्टेंस कम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of solid is very high, yes or no, between particles of solid is very high, हाँ या ना। अब हमें पता लग गया अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इससे हमारे पास क्या क्या चीजें चेंज होती है। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, दूसरी बात है ये पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक होंगे। जितना क्लोजली पैक होंगे आप समझिएगा उतना ये ज्यादा कठोर हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा सबस्टेंस। ओके, फ्लो नहीं करेगा, बह नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल मूवेबल नहीं होंगे, कम मूवेबल होंगे तो वो बह नहीं सकते। एक चीज और आती है कि इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में ज्यादा होगा पार्टिकल्स के, तो उसको तोड़ने के लिए उनको अलग अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटे से कंसेप्ट से कि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है और उसके बीच का फोर्स कितना है, इस कंसेप्ट से हमें सारी की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने सॉलिड की समझाई है उसी तरह से आप अपना माइंड मैप बनाओ कि लिक्विड में कैसे होता है, लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो कंपैरेटिवली सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर मैं गैसेस की बात करूं सेम वॉल्यूम की, तो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल और भी ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और गैस में उससे भी ज्यादा कम होगा। तो फ्रेंड, जब हमें ये चीजें पता लग गई कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है इन सब में, तो इसके बेस पे ये समझाना बहुत आसान हो जाता है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं। देखो अब इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? देखो सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है क्योंकि एक बाउंड्री में शेप में ये डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर बात करते हैं, ये इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है लिक्विड का भी, और जो गैस का वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनेट होता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ओके, शेप की बात करते हैं। देखो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखते हैं, तो जो उनकी शेप होती है वो फिक्स होती है। लेकिन लिक्विड की जो शेप होती है वो इंडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती। और गैस की शेप भी कोई फिक्स नहीं होती क्योंकि ये पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये एक दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फ्लो करने के बाद इनकी शेप फिक्स नहीं रहती। ओके, अब बात करते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स। अभी अभी मैंने बताया सॉलिड के अंदर इंटरपार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, दैट इज लीस्ट। ओके, तो सॉलिड में वेरी हाई एंड गैस में लीस्ट। तो अगर मैं इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो ये हमारा इसका ऑर्डर आ जाता है सॉलिड लिक्विड गैस के लिए इंटरपार्टिकल फोर्स का। अब बात करते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अब हमें पता है स्पेस क्या होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है तो वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल, स्लाइटली ग्रेटर, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जो गैस है उसमें वेरी फार अपार्ट, जो पार्टिकल्स होता है बहुत दूर हो जाते हैं, यानी कि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी बढ़िया ऑब्वियस। ठीक है, तो अगर स्पेस बिटवीन पार्टिकल करूं तो इंटर पार्टिकल फोर्स का अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज सॉलिड में सबसे कम स्पेस है, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा स्पेस है। ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आया ना? तो ये दो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकता है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल और द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल सेम तरीके से बिहेव है। ओके, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसी चीज के दबाव सहने की क्षमता या किसी चीज को दबा पाने की क्षमता, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अब क्यों होते हैं समझिए, देखो इनके पार्टिकल पहले से ही बहुत क्लोजली पैक है, तो उन्हें और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। और ज्यादा दबाने का मतलब क्या है कि पार्टिकल को आप पास ला रहे हो, और ज्यादा पास नहीं ला सकता। तो जनरली जो सॉलिड होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, उन्हें थोड़ा सा दबाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है ताकि वो थोड़े से पार्टिकल जो पास आ जाएं। ओके, किससे ज्यादा, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा इन्हें प्रेशराइज किया जाता है। और जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनको बहुत ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, गैसेस पे बहुत ज्यादा दबाव डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो दबाव डाल के उन्हें पास पास ले आओ तो इन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। बात करते हैं डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस टू मिक्स इटसेल्फ, मतलब कि अपने आप से ही किसी चीज में घुलना, मिक्स हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो सॉलिड होता है डिफ्यूज ओनली व्हेन मिक्स विद लिक्विड और वाटर। तो जो सॉलिड होता है वो अपने आप से नहीं मिक्स होते, अपने आप से डिफ्यूज नहीं हो सकते, अपने आप से कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जब उन्हें लिक्विड में या गैस में डिसॉल्व किया जाता है वो तभी डिफ्यूज होते हैं, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मान लो अब सुनो, एक चम्मच में नमक है और नमक को मैं कहीं पे एक चम्मच के से निकाल करके किसी चीज पे रख देता हूँ, मान लो मैंने एक बॉल में रख दिया, वो वहीं रखा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ना ही वो उसमें कहीं फैलेगा, फैलेगा तो नहीं, एक जगह ही रखा रहेगा। ठीक है, अगर मैं उसी नमक को पानी के अंदर घोल दूं तो वो पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा, यानी उसके जो पार्टिकल है वो डिफ्यूज हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, डिफ्यूज, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो अपने आप से तो डिफ्यूज नहीं हो सकते, लेकिन जब उन्हें वाटर में या गैस में मिक्स किया जाता है तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल कैन डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा तेज डिफ्यूज होते हैं, और जो गैसेज होते हैं कैन डिफ्यूज वेरी फास्ट, ये बहुत ज्यादा तेजी से डिफ्यूज हो सकती हैं, बह सकती हैं। फ्लूइडिटी की बात करते हैं, सेम जैसे होता है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, दे आर रिजिड, सॉलिड जो होते हैं फ्लो ही नहीं कर सकते, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। और लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड भी बह सकते हैं, और गैस कैन फ्लो वेरी फास्ट, और जो गैसेज होते हैं सबसे तेज गति से बह सकती हैं। ओके, अब किसी भी चीज की अगर हम बात करें स्मेल की, तो जनरली जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उनकी स्मेल इसलिए नहीं आती क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनकी स्मेल भी नहीं आती, लेकिन जो गैसेस सब्सटेंस होते हैं उनकी स्मेल आ जाती है क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें कोई चीज स्मेल आती है तो वो जनरली किसके कारण होती है, गैसेस सब्सटेंस के कारण। ओके फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी सब्सटेंसेज है जो सॉलिड्स हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेज जो लिक्विड्स हैं, और ऐसे कौन से सब्सटेंसेज है जो गैस है। थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बता देता हूँ आपको, और कुछ इसमें जो एक्सेप्शनल है वो भी बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉलिड की। देखो हमारे जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी।
एक्सेप्ट मरकरी Hg। Hg होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। फ्रेंड ये लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जनरली वो सॉलिड वाली होती है, मेटल्स वाली होती है। तो मेटल्स हमारे कौन से होते हैं? मेटल्स हमारे हो गए कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मैं सिंबल ही लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। इसके अलावा आयरन हो गया, ये सभी हमारे सब्सटेंसेस कैसे हैं? सॉलिड है। सॉलिड में मेटल्स के अलावा हमारे आते हैं नॉन मेटल्स लाइक वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक, ये भी हमारे सॉलिड होते हैं। जनरली जो प्लास्टिक होते हैं वो जो हार्ड वाले होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड की बात करें तो हमारे एक तो मरकरी लिक्विड हो गया मेटल में। नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है, वो एक लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। उसके बाद अलावा बात करूं तो वाटर हमारा क्या है बताओ? लिक्विड है। ऑयल हमारा लिक्विड है। पेट्रोल की बात करें तो ये भी लिक्विड है। ये सभी सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। गैस की बात करें तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो, उसके साथ साथ वाटर वेपर, वाटर वेपर कैसी फॉर्म में होती है? वाटर की स्टीम फॉर्म, दैट इज गैस फॉर्म में होती है, ओके। वाटर वेपर के अलावा ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, आर्गन हो गया, ठीक है, आर्गन के अलावा हीलियम हो गया, हीलियम नियॉन हो गया, ये जितनी भी सब्सटेंसेज हैं सारे गैस फॉर्म में होते हैं हमारे नेचर में। तो सॉलिड लिक्विड गैस का ये तो एग्जांपल है बेसिक बेसिक। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सब्सटेंसेज होते हैं जो इनसे एक्सेप्शनल दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली चीज तो एक तो मरकरी है। मरकरी जनरली मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है नॉन मेटल का, उसे छोड़ दो, सॉलिड लिक्विड के बेस देखते हैं। सबसे एक चीज आती है, एक तो हमारी आती है रबड़। क्या आती है? रबर। अगर मैं रबर की बात करूं तो रबर अगर आप देखो तो सॉलिड होती है, लेकिन आपका वैसा रबर तो थोड़ी सी मतलब रिजिड नहीं होती, रबर तो सॉफ्ट होती है। तो जो रबर होता है फ्रेंड्स, इन्हें हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड, यानी कि फेक सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। जो ग्लास होता है फ्रेंड्स, ग्लास की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारा स्यूडो सॉलिड में आता है। किस में आता है? स्यूडो सॉलिड में, क्योंकि अगर ग्लास को भी जल्दी से गर्म करो तो वो भी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज दिखाने लगता है। तो ये जो होते हैं सब्सटेंसेज ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं ऐसे कौन से लिक्विड है जो गैस फॉर्म की हमें लगता है कि गैस फॉर्म में होने चाहिए बट है लिक्विड। ऐसे देखो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जनरली हम क्या कर सोचते हैं कि भाई फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ब्रोमीन भी गैस होनी चाहिए। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, जनरली बोलते हैं ऐसे, जैसे वो हो गया I2F2Cl2 Br2, तो हमने सोचा कि ब्रोमीन क्या होगा? लिक्विड होगा, सॉरी गैस होगा, लेकिन जनरली क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इन चीजों से भी बच के रहा करो, इन चीजों पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिक चीजें भी आपको बताऊं, छोटी छोटी भी, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बने भी हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हमने तीन स्टेट की बात करी, सॉलिड लिक्विड गैस, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी के साथ उन्हें समझा पढ़ा, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब दो स्टेट और होती है मैटर्स की, दैट इज प्लाज्मा एंड द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पैरामीटर पे खड़ी है। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द हाईली एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को जो गैस फॉर्म में होता है उसे और ज्यादा गर्म करते हैं, और ज्यादा आयनाइज करते हैं, गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो उसके जो एटम्स होते हैं वो भी टूटने लगते हैं। टूट के इलेक्ट्रॉन जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाते नहीं। तो प्लाज्मा स्टेट एक स्टेट क्रिएट होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन कहीं जाते नहीं है, बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं लेकिन जाते नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। सो प्लाज्मा इज हाईली एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। और ये कैसे अचीव होती है? ये अचीव होते हैं एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही इसे हम अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, इसे शॉर्ट में लिखते हैं BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इट इज हाईली कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर इन विच ऑल द मोशन ऑफ द पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्या है? देखो सॉलिड में हमने पता पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लेकिन जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये और भी ज्यादा कंडेंस स्टेट है, यानी सॉलिड से भी ज्यादा कंडेंस स्टेट है। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उसमें किसी भी टाइप का मोशन नहीं हो सकता, मतलब कि एक दूसरे पर ओवरलैप भी कर जाते हैं, मतलब एक तरह से बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होता। आप बस ये समझ लो इनके बीच में कोई स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए जैसे मैं इसमें पार्टिकल बनाते जा रहा हूं, आप देख लो इनके बीच में जो है बहुत ही कम क्या है? बहुत ही कम स्पेस है, या फिर नेग्लिजिबल स्पेस है, कोई स्पेस इनमें नहीं होता। और इस केस में क्या होता है? ये पार्टिकल कोई भी मोशन शो नहीं करते, कोई भी मोशन शो नहीं करते, बिल्कुल भी कोई मोशन शो नहीं करते, ओके। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस और गैस को फिर से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं? ये आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स इंटर कन्वर्जन के लिए देखिए सबसे पहली बात ये क्या है? ये आइस क्यूब है, और ये किस स्टेट को दिखाने हैं? वाटर की सॉलिड स्टेट को दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है, ये वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है।
और फिर वाटर को गर्म करके हमने क्या बनाया, वाटर वेपर बनाया, जो किस स्टेट को शो कर रहा है, गैस स्टेट को शो कर रहा है। अब आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस स्टेट। तो फ्रेंड ध्यान दो, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। जनरली हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं। तो जब हम सॉलिड के पार्टिकल्स को थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, यानी कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप वापस भी कर सकते हो, गैस को आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर हम गैस के टेम्परेचर को कम कर दें, जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा प्रेशर और लगा दो, साथ में क्या करो, थोड़ा सा प्रेशर भी लगा दो। अगर प्रेशर भी लगाया, प्रेशर लगाने से गैस को आपने कंप्रेस करा, पार्टिकल को पास लिया और साथ में टेम्परेचर भी कम कर दिया, तो एकदम पार्टिकल पास होकर किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर घटाकर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर लो, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके, इससे भी आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो प्रोसेस हैं, दोनों मैंने बता दिए, ठीक है, दोनों के दोनों बता दिए। अब इन प्रोसेस के नाम क्या है, देखो, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और जब लिक्विड से गैस स्टेट में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इवेपोरेशन। अब आप कहोगे सर इवेपोरेशन बता रहे हो, हमने तो बॉइलिंग पढ़ा था कहीं पे, हमने तो पढ़ा था इसे बॉइलिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बताऊंगा बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, अभी 1 मिनट बाद बताऊंगा। पहले अब थोड़ा सा वापस आते हैं। तो देखो, हम पहले कहाँ गए, हम सॉलिड से लिक्विड में गए, ठीक है, फिर लिक्विड से गैस में गए, ओके, चले गए। अब हम वापस आ रहे हैं, हम गैस से लिक्विड में आ रहे हैं। तो जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब संघनन, यानी कि गैस के पार्टिकल को पास लाके उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना। और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, यानी जमाना कहते हैं, फ्रीजिंग, जमना। कि कोई चीज जो है लिक्विड, जैसे हम बर्फ जमाते हैं ना, कि पानी को ठंडा करके हम बर्फ जमा लेते हैं, तो ये ओके। तो एक बात सुनो, जब हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब वापस आ रहे हैं तो टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इजी सा है, पता लग गया। और फ्रेंड्स अब बताता हूँ आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड देखो, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड, लिख देता हूं शॉर्ट में, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। तो फ्रेंड देखो, लिक्विड जब गर्म होगा, गर्म होकर भाप बनाएगा किसी भी टेम्परेचर पे, यानी कि वो क्या कर रहा है, लिक्विड से गैस फॉर्म में बदल रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज बॉइलिंग, बॉइलिंग इज ए टेम्परेचर इट एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, ओके। तो इट इज अ टेम्परेचर at which a liquid converted into gas, ठीक है। एक लिक्विड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का रियल एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि कपड़े धूप में डाले थे, गीले कपड़े धूप में डाले थे सूखने के लिए, तो क्या होगा, जो गीले कपड़े हैं उनसे पानी इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होकर गैस फॉर्म में बदल के कपड़ों का पानी निकल जाएगा, वो सूख जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पे बॉइलिंग हुई, बॉइलिंग तो नहीं हुई ना, पानी बॉइल थोड़ी हुआ, वहां तो जस्ट पानी इवेपोरेट हुआ, बदला गैस फॉर्म में। तो लिक्विड से गैस में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। अब समझिएगा दूसरी बात, जब हमें पानी को गर्म करना पड़ता है तो हम पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, अगर हमें उसे गैस में बदलना है तो हमें उसे बॉईल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके जो लिक्विड होगा सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द बॉइलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब ये तो था फ्रेंड्स डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड जाओ, लिक्विड टू गैस में जाओ, इस तरह से प्रोसेस। अब एक प्रोसेस और आता है जिससे आप किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये प्रोसेस आता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो हमारा कपूर होता है,
कपूर अगर आप उसको गर्म करें तो सॉलिड फॉर्म से सीधे गैस में हो जाता है, वो मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं, लिक्विड स्टेट नहीं आती, सीधे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो हम ये भी कहते हैं कपूर जो होता है सब्लाइम सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? सब्लाइम सब्सटेंस। ओके, अब कोई अगर सब्सटेंस गैस फॉर्म में और उसे डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। क्या कहते हैं? रिवर्स सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। तो इसे डिपोजिशन कहते हैं, जब एक गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठंडा होने पर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी ध्यान दो, सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से गैस में जाते हुए सब्लिमेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर डिपोजिशन करेंगे वापस आते हुए गैस से सॉलिड में वापस आते हुए तो क्या होगा, तो होगा टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। पूरी तरह से मैंने इसमें एक्सप्लेन आपको कर दिया। ओके चलो ठीक है, आपको क्लियर समझ में आया। अब इसमें एक और मजेदार बात रहती है, 2 पॉइंट्स और हैं, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of a solid into liquid without change its temperature. ओके तो लेटेंट डिफ्यूजन क्या है? ये वो हीट की अमाउंट है कि जब हम 1 किलोग्राम सॉलिड को, या 1 किलोग्राम छोड़ो, 1 ग्राम सॉलिड ले लो, 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, बिना इसके टेम्परेचर में चेंज किए। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान दो, होता क्या है, होता ये है मान लो एक आपका सबस्टेंस है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में है। किस में? सॉलिड स्टेट में। आपको इसे कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो देखो, जब मान लो इसका टेम्परेचर अगर कम है, बहुत कम है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, और सॉलिड स्टेट में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा ना, एक हीट लगेगी जिसमें ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर सेम रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हीट लग जाएगी। अब बात करते हैं, इसी हीट को मैं क्या कह रहा हूँ, इसी हीट को मैं कह रहा हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि ये हीट गई कहाँ। देखो सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये कहाँ खर्च होती है? ये कहाँ पे खर्च होती है? ये खर्च होती है टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, और टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब ये हीट उसमें लग गई जिसके कारण कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता इसलिए इसे कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। और ये प्रोसेस क्योंकि सॉलिड से लिक्विड का है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। और जो यहाँ हीट खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्रेंड्स इसी तरह से सेम कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। किसका आता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में लिखता हूं। ये भी सेम ही है डेफिनेशन इसका, बस यहां पे स्टेट चेंज है। दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बताओ क्या कन्वर्ट होगा? टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस without changing its temperature। ओके यहां पर भी क्या हो रहा है, एक लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है बिना टेम्परेचर में चेंज किए। तो यहां पर भी एक लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हैं, लेकिन लिक्विड गैस जितने नहीं है, तो आपने क्या करा, इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ध्यान दो, अगर मान लो इसका
जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर जब ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तब भी इसका टेम्परेचर कितना रहा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो ये वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो गया। अब यहाँ जो हीट लगेगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, वी डिनोट किसको कर रहा है, वेपरेशन। अब ये हीट कहाँ गई, ये भी उसी चीज में गई, एक तो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और इनके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लग गई, इसलिए कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। फ्रेंड्स क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन में देखो ये मैंने आपको समझा दिया, तो 2 बार होती है। अगर एक सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है और आप उसे गैस स्टेट में ले आना चाहते हो तो 2 जगह पर लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन यूज होती है। अब देखो कैसे, मान लो एक सॉलिड है जिसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मान लो आइस है और इसका टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 15 डिग्री सेल्सियस से आपको इसे कन्वर्ट करना है 150 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं लेटेंट ऑफ फ्यूजन कहाँ यूज होगा, कितने टाइप की फ्यूज होगी। देखो सबसे पहले -15 डिग्री सेल्सियस से आपको इसे लाना पड़ेगा 0 डिग्री आइस पर। 0 डिग्री आइस पर हम आ गए, अब क्या बन गया, ये 0 डिग्री का आइस बन गया। अब 0 डिग्री आइस से आपकी ये स्टेट चेंज होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब यहाँ पे जो लगती है फ्रेंड्स, यहाँ पे लगेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जस्ट आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो गए, ठीक है। पहले वाली हीट को हम H1 कह सकते हैं, ठीक है, हीट नंबर 1। अब वाटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते पहले हम कहाँ तक पहुंचाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में। यहां तक तो ये लिक्विड में था, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ये वाटर और ये वेपर, तो ये किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हीट लगी ना यहाँ पे फ्रेंड्स, वो भी कौन सी लगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कौन सी लगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। अब आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट नहीं लगी, लगी है फ्रेंड्स। ये जो हीट है इसे हम हीट नंबर 2 कह सकते हैं, और ये जस्ट टेम्परेचर को बढ़ाने में लगी है। तो ये नॉर्मल वाली हीट जो होती है वो होती है, ठीक। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, वाटर वेपर को और गर्म कर करके 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकते हैं। तो जो यहाँ पे हीट लगेगी वो क्या लगेगी, H3, 3rd नंबर की हीट लगेगी। तो कुल मिला के हीट की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, -15 से अगर 150 तक ले जाना है तो हीट की हमारे पास 5 वैल्यू आएगी। सबसे पहले -15 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट लगी, फिर आइस से वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए सेकेंड हीट जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर वाटर से वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, जिससे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आगे बढ़ाने के लिए 150 तक ले जाने के लिए एक और हीट लगानी पड़ेगी, दैट इज हीट नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये पूरा पूरा मैप होता है आपके कन्वर्जन ऑफ स्टेट का, ये मैप है पूरा, इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने कराया बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे मजेदार तरीके से, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स इवेपोरेशन देख लो, इसका भी जनरली एक टॉपिक आता है दैट इवेपोरेशन इन आवर डेली लाइफ। इवेपोरेशन का डेली लाइफ में क्या यूज है, कैसे चेंज होता है। तो व्हाट इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। तो मैंने बता दिया था लिक्विड का किसी भी टेम्परेचर पे जब वेपर स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन पे फर्क पड़ता है। अब चलो मैं फैक्टर बताने से पहले आपसे चीज पूछता हूँ, मुझे बताओ बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी सूखेंगे, धूप के दिनों में। ऑब्वियसली आप कहोगे सर धूप के दिनों में सूखेंगे, तो धूप के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि कपड़े जल्दी सूख गए। फ्रेंड्स धूप के दिनों में क्या हुआ, धूप का टेम्परेचर ज्यादा था, तो जिसके कारण जल्दी से इवेपोरेशन हुआ और कपड़े जल्दी सूख गए। तो इस तरह से इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स, कि किन फैक्टर्स से रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रभावित हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहला आता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का फ्रेंड जब भी हम बात करेंगे किसी भी सब्सटेंस के नेचर की, तो इसका मतलब उसकी प्रकृति नहीं, उसके मतलब होता है सीधे सीधे उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि उनके पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। तो लिक्विड हैविंग द लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इवेपोरेट फास्टर इन कंपैरिजन टू दोस लिक्विड हैविंग द हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब खुद समझो इसे, मान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा या नहीं, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल के बीच का फोर्स ज्यादा है तो वो जल्दी से नहीं टूटेगा और जल्दी से वो क्या होगा, वेपोराइज नहीं होगा, लिक्विड से गैस में वेपोराइज नहीं हुआ। लेकिन अगर इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम है तो क्या होगा, वो जल्दी से इवेपोरेट होके गैस में चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर फोर्स कम है तो इवेपोरेशन तेजी के साथ होगा,
इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, इवेपोरेशन की दर ज्यादा होगी, और इसका वाइस वर्सा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इन। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, ईस्टर में सबसे कम है, अल्कोहल में उससे ज्यादा, वाटर में सबसे ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग इवेपोरेशन में किस में देर लगेगी, सबसे ज्यादा देर किस में लगेगी, वाटर में लगेगी। यानी कि ईस्टर की सबसे तेज इवेपोरेशन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ईस्टर का फास्टेस्ट होगा, सबसे तेज होगा, और जो वाटर वेपर है इसका स्लोवेस्ट होगा या लोवेस्ट होगा। ठीक है, सबसे कम रहेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे कम रहेगा। समझ गए? तो जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना कम, इवेपोरेशन उतना ज्यादा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा। इसी तरह से देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह होता है या पेट्रोल होता है, या फिर मैं आपको घर में कहूँ ईथर वगैरह होता है, जब हमारे हाथों पे लग जाता है तो हमें बहुत ठंडक सी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे हाथ की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट करने से जब हमारे हाथ की हीट इवेपोरेट हो गई, कम हो गई, मतलब कि उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारा हाथ वो ठंडक फील करता है। इसके कारण, किसके कारण? इवेपोरेशन के कारण। सेकंड थिंग आती है सरफेस एरिया। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर आपने मान लो दूध बहुत ज़्यादा गर्म किया और दूध को एकदम ठंडा करना है, मतलब हमें जल्दी जल्दी ठंडा करना है फ्रिज में रखे बिना, तो हम कैसे कर सकते हैं? बड़े बर्तन में या एक गिलास के अंदर? हम कर सकते हैं बड़े फैले हुए बर्तन में, क्योंकि फ्रेंड्स इवेपोरेशन जो होती है सरफेस फेनोमेना होती है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो एक टम्बलर है बड़ा सा और एक गिलास है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो मुझे पता है सरफेस पे ना केवल इतने पार्टिकल हैं, लेकिन अगर मैं यही पानी इसमें भर दूं तो मुझे पता है सरफेस पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, और ये बहुत सारे पार्टिकल बहुत तेजी से इवेपोरेट हो सकते हैं, बहुत तेजी से इवेपोरेट हो सकते हैं। इसमें केवल इवेपोरेशन कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी कि इवेपोरेशन की अगर दर बढ़ानी है तो सरफेस एरिया ज्यादा कर देना चाहिए। ओके, बात करते हैं थर्ड टेम्परेचर की। ऑब्वियसली थर्ड टेम्परेचर तो ज्यादा होने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी तेजी के साथ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। नंबर 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन अमंग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि डिफ्यूजन का रेट क्या होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस में, कौन जल्दी डिफ्यूज होगा, कौन देर में डिफ्यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाना है। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो लगाना है। ठीक है। थर्ड, कंपैरिजन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ऑफ ऑल 5 स्टेट एंड काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बताओ, आपको 5 स्टेट में बताना है, 5 की 5 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो 5 स्टेट में आपको क्या बताना है? आपको बताना है इंटरमोलिकुलर फोर्स उनमें कैसा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, कम होती है ज्यादा होती है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। इसका आंसर तो मैं ही देता हूँ, ये है प्लाज्मा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, स्टीम को सिवियर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, गिव रीजन। कि जो स्टीम होती है उससे ज्यादा सीवियर बर्न होता है, खतरनाक बर्न होता है देन वाटर, बिकॉज जो स्टीम होती है हमें पता है वो कब बनती है, वो बनती है जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, अब लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके पास एक और हीट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो स्टीम कंटेन्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये भी कंटेन करती है, जिसके कारण इसका जो बर्न होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। स्टीम से जले हुए का जो मतलब जलता है वो ज्यादा खतरनाक होता है रेदर देन वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? जो 5 क्वेश्चन थे मैंने बता दिए, जिनके आंसर मैंने नहीं दिया आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, बहुत ईजी है, हो जाएंगे। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 1, during the process of boiling of pure water in a beaker, the bubbles that initially rise to the surface are composed primarily of। ये कह रहे हैं जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी के बॉईल करने पे ना बबल्स आ जाते हैं ऊपर की ओर, सरफेस पे क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं। तो बबल्स किस चीज के बने होते हैं? एयर के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन एंड वाटर के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, और वाटर वेपर के। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास है किसके बने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है ना, इसका सही आंसर है डी, दैट इज इवेपोरेशन। क्या है? सॉरी, वाटर वेपर। क्या है इसका आंसर? वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब वाटर वेपर की क्यों होता है फ्रेंड, ध्यान दो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है ना, वो वाटर से नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं बनती, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, या सिर्फ बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होती, वो केवल किससे होती है, जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। सेकेंड, ग्लास बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड,
लिक्विड, सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, लिक्विड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था जो ग्लास होता है, रबर होती है, उन्हें सूडो सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती तो सॉलिड है बट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो किसका होता है, लिक्विड का होता है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। ये कहना है कौन से स्टेट में सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं, प्लाज्मा में या बॉर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट में, प्लाज्मा या फिर बॉर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऑप्शन हमारे पास इस तरह से ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड देखो, जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है वो सिर्फ एक होती है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या आ जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि प्लाज्मा ही सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है, उसके अलावा कोई स्टेट इस तरह की नहीं होती। गैस जो होती है एक्साइटेड तो होती है लेकिन सुपर एक्साइटेड नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिस रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। इनमें से कौन सी सॉलिड की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है रिपीटेटिव, जिसे रिपीट करने के बाद सॉलिड का स्ट्रक्चर बनता है, मोनोमर, मॉलिक्यूल, यूनिट सेल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, दैट इज यूनिट सेल। फ्रेंड्स यूनिट सेल को हम लैटिस भी कहते हैं, और लैटिस को अगर किसी क्रिस्टल में लगाया है यानी कि किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लगाया है तो इसको क्या कहते हैं, लैटिस क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी का एक और नाम इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट सेल दिया हुआ है। ओके, तो यूनिट सेल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि स्ट्रक्चर की रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट होता है यानी यही रिपीट होता रहता है। ये एक तरह से मान लो अगर हम किसी सॉलिड का डायग्राम देख रहे हैं एज ए मकान, एज ए घर, कोई घर है, तो ये उसके ईंट की तरह काम करता है। यूनिट सेल मतलब उसके ईंट की तरह काम है, तब जाके वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा इनके जुड़ने से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है पार्टिकल्स के, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो देखो सबसे ज्यादा होगा जो सॉलिड होगी, दैट इज वुड, वुड में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा मिल्क, मिल्क में उससे कम, और सबसे कम किसमें आएगा, हाइड्रोजन में। तो बस ये ढूंढ लो किसमें है। तो क्योंकि वुड सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज्यादा, मिल्क लिक्विड है तो इसमें उससे कम, और गैसेस, हाइड्रोजन गैस है तो इसमें उससे भी कम। सो दिस इज द ऑर्डर। तो कौन से में सबसे ज्यादा था, वुड में, मिल्क में और हाइड्रोजन में, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी जल्दी इसका आंसर आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये कहना है कौन से प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में जा सकते हो विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। यस, बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन जो क्रिया है उसमें कोई भी सॉलिड जो होता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि सॉलिड स्टेट में। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वर मिनिमम इन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम किस में थे, सबसे कम गैसेस में, लिक्विड में, सॉलिड में या प्लाज्मास में। तो सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है प्लाज्मा में। फ्रेंड्स डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लाज्मा ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए प्लाज्मा, अदरवाइज हमारा आंसर होता है गैस। अब प्लाज्मा में क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे कम होता है, पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स। सो इट इज करेक्ट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो स्टेटमेंट सही है। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। हाई प्रेशर नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। देखो प्रेशर नहीं होगा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसमें सारा टेम्परेचर का ही तो खेल है। टेम्परेचर से ही गैस स्टेट को इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि उसके पार्टिकल्स निकल के भागने लगे, एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। तो ये किसके कारण होती है, हाई टेम्परेचर के, प्रेशर के कारण नहीं हो सकती है। सो बी इज द इनकरेक्ट आंसर, तो बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, सीखो द प्लाज्मा स्टेट इन इज यूज्ड इन नियॉन साइड बल्ब। बिल्कुल सही है, प्लाज्मा स्टेट का यूज नियॉन साइड बल्ब में होता है। एंड सन एंड स्टार सिंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। जो सन और स्टार है वो शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्लाज्मा के कारण उन्हें अपनी एनर्जी मिलती है और वो चमकते रहते हैं। ठीक है, सन और स्टार्स। अब देखते हैं बात बी की। जो बी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो हाई टेम्परेचर से बनती है, ना कि हाई प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल एंड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और डैश, डेंसिटी, प्रेशर, मास या सोलिबिलिटी। ये कह रहे हैं कि जो कन्वर्जन है स्टेट का, ठीक है, वो हो सकता है, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। और ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर चेंज के कारण, या फिर डेंसिटी, प्रेशर, मास या सोलिबिलिटी के कारण, और किसके कारण ही हो सकता है। सो इट इज ड्यू टू द मास। ये और किसके कारण हो सकता है, मास के कारण हो सकता है। देखो टेम्परेचर और प्रेशर आएगा फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा, इसमें क्या आएगा, प्रेशर आएगा।
ठीक है, किसके कारण हो सकता है? प्रेशर के कारण, और हो सकता है बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेशर के कारण किसने बताया था? बताओ। इंटरकन्वर्टेबल में जब हमने किसी गैस को लिक्विड में चेंज किया था, तब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर तो हम इसका डिक्रीज करते ही हैं, हम इसमें जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज करना पड़ता है, तब जाके एक गैस स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड by cooling a gas extremely low density about 100,000 the density of normal air to super low temperature? ये कहने हैं वो कौन सी मैटर की स्टेट होगी अगर हमने किसी गैस को बहुत ही ज्यादा ठंडा कर लिया, बहुत ही ज्यादा कम डेंसिटी किया, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर लिया, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा या लिक्विड? देखो भाई, सॉलिड तो नहीं होगी, अगर एक्सट्रीमली लो बता रहा है तो ये स्टेट होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि सॉलिड ही बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट को फॉलो कर सकते हैं, गैस नहीं कर सकते। गैस को पहले सॉलिड में कन्वर्ट होना पड़ेगा तब कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आता है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्योंकि यही एक ऐसी स्टेट है जो किसी भी पार्टिकल को बहुत ज्यादा सॉलिड बना सकती है, रिजिड फॉर्म में ला सकते हैं, उसमें कोई टेम्परेचर मतलब कोई भी उसमें पार्टिकल के बीच गैप नहीं होगा, कोई खाली जगह नहीं होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स? इनमें से कौन सी मिक्सचर और कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टी है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोड्यूस। ये कह रहे हैं जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर से ही अलग हो सकते हैं। इट हैज टोटली डिफरेंट पार्टिकल एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टेंट पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल से। इट इज फॉर्म व्हेन वेरियस एलिमेंट रिएक्ट। ये तब बनता है जब बहुत सारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। इट इज वेरिएबल कंपोजिशन, या इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। तो आपको बताना है मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा मिक्सचर को डिफाइन कर रहा है, ना कि कंपाउंड्स को। द constituent can be separated only by chemical or electrochemical procedure. It is totally different properties as compared to the constitutional substance. It is formed when element react. It has a variable composition. तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मिक्स और जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और आज की इस सीरीज का लास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्लिमेशन सब्सटेंस? सब्लिमेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी एक सब्लिमेशन रिएक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्लिमेशन रिएक्शन? इनमें से कौन सी एक सब्लिमेशन रिएक्शन है ये बताना है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, गैस टू वेपर या सॉलिड टू वेपर? तो फ्रेंड्स जो सब्लिमेशन होता है उसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का रिवर्स अगर हम कर दें, सब्लिमेशन को वापस कर दें, तो एक गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिपोजिशन। और फ्रेंड्स अगर कभी दिया हुआ नहीं है और आपको लग रहा है आंसर आपका G2S होना चाहिए, यानी कि गैस टू सॉलिड होना चाहिए, तो आप डिपोजिशन को नेग्लेक्ट करके सब्लिमेशन में आंसर लगा के आना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हुआ? देखो, लिक्विड वेपर वेपर वेपर, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, वी डिनोट द वॉल्यूम। ओके, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स भी डिफाइन कर दिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।